हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट। हमने कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव और कोशिकाओं के अंदर जो अलग अलग अंग है जिसे हम कोशिकांग कहते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य की अगर हम बात करें, जिसे हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो अगर आप एक कोशिका की बात करो तो जैसे अगर एक कोशिका यहाँ दिखाया गया है, कोशिका में प्रमुखतः 3 चीज़ें होती हैं। एक केंद्रक जिसके अंदर डीएनए होता है, एक कोशिका झिल्ली जो बाहर की झिल्ली होती है, और उसके अंदर का द्रव। तो जो इसके अंदर के द्रव है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे अंग हैं जिनका कुछ अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, और इसके अंदर जो द्रव्य होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो कोशिका का वह द्रव जिसमें सभी कोशिका के अंगक पाए जाते हैं उन्हें कोशिका द्रव्य कहलाता है, और इसमें जैविक और कैटाबॉलिक एक्टिविटी करनी होती है। जितनी भी जो जैविक अपने आप होने वाली क्रियाएं भी हैं जिसे उपापचयी क्रियाएं भी कहते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। अगर हम बात करें तो जो जीव द्रव है उसके 2 भाग होते हैं। पहला है साइटोसोल। साइटोसोल में जलीय द्रव होता है, उसके अंदर अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं जिसमें 90% जल और 7% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 1% और बाकी अलग अलग अवयव होते हैं। ये साइटोसोल का हो गया। तो साइटोसोल में 90% जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इनके मिले बने होते हैं। इसके अलावा जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर क्या होता है, कोशिका अंगक जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, और अलग अलग प्रकार के अंगक जो है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली का जिसे हम पारगम झिल्ली भी कहते हैं, इसके बारे में पिछले क्लास में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक है, उसको आप देख सकते हो। और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों तक। तो कुछ कोशिका के अंग जो हैं वो 1 झिल्ली, 2 झिल्ली या बिना झिल्ली के भी होते हैं। तो अगर एक प्लाज्मा झिल्ली वाले अंगक की अगर हम बात करें तो उसमें 4 होते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहा जाता है ER, लाइजोसोम और गोल्जी बॉडी और रिक्तिका। ये 4 ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली वाले अंगक में माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और इनके पास खास बात क्या होता है, इनका अपना डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये लवक जो हैं उनमें अपना डीएनए होता है। तीसरा, बिना झिल्ली वाले भी कुछ अंगक होते हैं जैसे राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये 3 जो हैं वो बिना झिल्ली वाले अंगक होते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लाज्मा झिल्ली वाले अंगक में सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे पहले बात करते हैं अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है, ये झिल्ली नालिकाओं तथा शीट का विशाल तंत्र होता है, और इसकी खोज की थी गार्नियर, पॉटर, क्लॉडे और फुलम ने। अच्छा, इसमें जो झिल्ली है वो जीवात जनन ER द्वारा निर्मित प्रोटीन और वसा की कोशिकाओं की झिल्ली बनाने में सहायक होती है। तो ER इसमें इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन और वसा की कोशिकाएं झिल्ली बनाना। और ये अधिकतर प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है और स्तनधारी इरिथ्रोसाइट्स के अलावा सभी में पाया जाता है। इरिथ्रोसाइट होता है जो आपके ब्लड के सेल होते हैं, इसके अलावा सभी जगह सभी कोशिकाओं में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, जिसकी सतह खुरदुरी है जिसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, और जिसकी सतह चिकनी है उसे हम SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है। अब इन दोनों का काम अलग अलग होता है। जैसे इस तरह देखें तो ये जो है RER रफ एंडोप्लाज्मिक और ये स्मूथ या चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, इसके बीच में अंतर बहुत बार आ जाता है। पिछली बार भी फाइनल एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो इसको अच्छे से समझ लो। तो सबसे पहला जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या स्मूथ की अगर हम बात करें तो ये झिल्ली और नालिकाओं से बनी होती हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका ये सिस्टर्नी और नालिकाओं। तो खास बात क्या है, इसमें झिल्लियाँ होती हैं, इसमें सिस्टर्ने होते हैं। इसके अलावा यह वसा और लिपिड को बनाने में मदद करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक वो प्रोटीन संश्लेषण में। तो यहाँ क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा अंतर्द्रव्य जालिका का कार्य होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में होता है
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। जो RER होता है इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। अंतर्द्रव्य जालिका में तीसरा वही है कि राइबोसोम में अनुपस्थित होते हैं और इसमें उपस्थित होते हैं। चौथा, कोशिका द्रव के भागों तथा केंद्र के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नालिका सुविधा प्रदान करता है। अब इसमें तो प्रोटीन बन ही रहा है तो इसलिए इसका परिवहन तो करना नहीं है। और यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा का निर्विषीकरण, मतलब इंटॉक्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं कि विष का असर कम करने वाला, उसे हम निर्विषीकरण कहते हैं। ये किया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। अब जो इसके कार्य हैं अंतर्द्रव्य जालिका का, उसका सबसे मेन कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच जो परिवहन है, अलग अलग पदार्थों के परिवहन के लिए नालिका सुविधा प्रदान करता है। ये मेनली एक पैसेज बनाता है, एक नालिका बनाता है जिसके द्वारा परिवहन होता है अलग अलग पदार्थों का। और यह बायोकेमिकल क्रियाओं, जो अलग अलग अंगों के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। इसके अलावा वसा प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि यकृत की कोशिकाओं में विष और दवा का निर्विषीकरण या डिटॉक्सिफिकेशन करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो SER या चिकनीय अंतर्द्रव्यीय जालिका। ये इसके 4 प्रमुख भाग होते हैं, इसके अच्छे से समझ लो। अब अगला जो आपका कोशिकांग है वो है गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण जिसे हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, और ये नाम गोल्जी आया है इसके साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी के नाम पे। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये इस तरह से मुड़ी हुई आकृतियों जैसी होती है, चपटी पुटिकाओं का समूह होता है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी होती हैं। और इसकी आविष्कार कैमिलो गोल्जी ने की थी। और ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं, स्तनधारी के RBC में होते हैं और सीव सेल्स में अनुपस्थित होते हैं। ये तीनों में नहीं होते, बाकी सब में होते हैं। बाकी अधिकतर जैसे जो आपका RER है वो भी स्तनधारी के RBC में या इरिथ्रोसाइट्स में नहीं होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। ये इनके अलावा सीव सेल्स में भी नहीं होते हैं। अब गोल्जी का या गोल्जी बॉडी के जो काम है वो क्या होता है? तो इसका मेन काम है लिपिड बनाने में सहायता करता है और मध्य लेमिला बनाने का काम करता है। मध्य लेमिला जो ये वाला है, मिडिल लेमिला, वो बनाने का कार्य करता है। और ये स्वभाव से स्रावी होती हैं और क्या संश्लेषित करती हैं? मेलेनिन। ये मेलेनिन संश्लेषण में, मेलेनिन बनाने में सहायता करता है, जो कि अलग अलग कलर प्रोड्यूस करने के लिए, जो स्किन का कलर होता है उसमें ये इसका खास प्रयोग होता है मेलेनिन का। फिर अंतर्द्रव्य जालिका में जो संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड है, इसका संग्रहण, जो हमने पढ़ा ना कि अंतर्द्रव्य जालिका में प्रोटीन और लिपिड बनती है, तो उसको इकट्ठा करने का काम करता है गोल्जिकाएं। तो गोल्जिकाएं में वो इकट्ठा होती हैं और कोशिका के बाहर और अंदर अलग अलग क्षेत्रों में उसे भेजने का भी काम इसी के द्वारा होता है। अच्छा, पुटिका में ये जो इसकी पुटिकाएं हैं, इस तरह की जो मुड़ी हुई आकृति हैं, इसमें पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करना तीनों किसके द्वारा होता है? गोल्जिकाएं के द्वारा। इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे लाइजोसोम के निर्माण में भी सम्मिलित होता है। लाइजोसोम अभी आगे हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में भी मदद करता है। तो ये 5-6 कार्य हैं, इसको अच्छे से पॉइंट वाइज याद कर लो। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोशिका अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, और बहुत ज़रूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसे हम जो जैसे एनर्जी, इसमें एनर्जी या ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसे इसलिए किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है या पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण इसी में होता है। तो सबसे पहले ये किस में अनुपस्थित होते हैं? प्रोकैरियोट में। और ये कैसे 2 झिल्लियाँ होती है इसमें, ये ध्यान रखना है आपको। तो प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होते हैं और इसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर भी कहते हैं। 1 नंबर यहाँ से नोट कर लो, आएगा ही आएगा कन्फर्म कि कोशिका के किस अंग को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है। तो उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा ये दोहरी झिल्ली वाले होते हैं और सभी यूकैरियोट्स में उपस्थित होते हैं। सिर्फ RBC या जो आपके खून की जो कोशिका, रक्त कोशिका है, उनमें नहीं होती, बाकी सभी में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अच्छा, इसकी बाह्य परत चिकनी और छिद्रित होती है। ठीक है, ये जो बाह्य परत है चिकनी है और छिद्रित है, इसमें अलग अलग छेद होते हैं।
और अंतः परत बहुत वलित होती है और क्रिस्टे का निर्माण करता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्रिस्टे कहते हैं। तो क्रिस्टे का निर्माण किया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी 1880 में कॉलिकर ने। ये ध्यान रखना, किसने की थी? कॉलिकर ने। और इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि किस कोशिका के अंग में डीएनए होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एक और अभी हम पढ़ेंगे जिसमें डीएनए होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट, इसका आपको ध्यान से समझ लो। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की अगर हम बात करें तो मुख्य कार्य होता है इसका ऊर्जा उत्पन्न करना। तो इसका मुख्य कार्य होता है ऊर्जा निर्माण करना। और ऊर्जा जो निर्माण होता है वो किस ऊर्जा की जो इकाई है, जिसे हम करेंसी कहते हैं। जैसे मान लो अगर आपको सामान लेना हो तो आप पैसे देते हो ना, तो हम भारत की जो इकाई है वो क्या है? करेंसी क्या है? रुपया है। तो उसी तरह से ऊर्जा की जो इकाई है, जो कोशिका की ऊर्जा की इकाई है वो होती है एटीपी, जिसे हम फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसके रूप में संचित करता है। और जो क्रेब्स साइकिल क्या होता है कि जो ग्लूकोज का विखंडन करके पायरूवेट से ऊर्जा उत्पन्न करने की जो पूरी चक्र है उसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। आप 11वीं क्लास में आके पढ़ोगे। और यह कोशिकीय श्वसन जिसे कहते हैं, उसका मुख्य स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें क्या निर्माण होता है? एटीपी, जो कि है हमारा ऊर्जा की इकाई। अच्छा, नेक्स्ट है आपका राइबोसोम। राइबोसोम ये बहुत ही छोटे गोल कण होते हैं जो जीव द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। इनमें कोई भी झिल्ली नहीं होती, ये ध्यान रखना है। और अंतर्द्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर चिपके होते हैं। और ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के। इस तरह से छोटे छोटे इस तरह से गोल आकृति चिपकी होती है। ठीक है, ये लैमेला, सिस्टर्ने, ये और वेसिकल्स में भी रहते हैं, ट्यूब्यूल्स के ऊपर भी चिपके रहते हैं। ये सारे राइबोसोम का मेन कार्य होता है। राइबोसोम का कार्य की अगर बात करें तो राइबोसोम अभी हमने पढ़ा प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान होता है और अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाता है। ये सभी संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रोटीन, जिसे हम एंजाइम कहते हैं, एंजाइम का संश्लेषण भी राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। और संश्लेषित प्रोटीन कोशिकाएं, जो भी कोशिकाएं जो प्रोटीन बनाती हैं, उसके अलग अलग भागों में अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। जो भी प्रोटीन बनता है उसको कोशिका के अलग अलग भागों से, जो अंतर्द्रव्य जालिका है, नाली का नेटवर्क रहता है ना, उसके द्वारा अलग अलग विभिन्न भागों तक भेजने का कार्य भी जो है वो अंतर्द्रव्य जालिका करती है। और वो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन को अलग अलग भागों तक भेज देता है। अगला जो कोशिका का अंग है वो है लवक या प्लास्टिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार आ जाता है, इसको ध्यान से समझ लो। तो लवक या प्लास्टिड क्या होता है? ये सिर्फ पादप, हरे पौधे या एल्गी में होता है। और यह 2 परत वाले अंगक होते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार की आकृति होती है। जैसे कपनुमा फीताकार आकृति होती है, यू आकृति होती है। और इसमें अपना डीएनए होता है। तो डीएनए किस किस में होता है अभी हमने पढ़ा? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और एक होता है लवक में। अब लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला अवर्णी लवक, जिसका कि कोई रंग नहीं होता है और मेनली सफ़ेद रंग आप कह सकते हो। तो पहला है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक। ये तनों में और जड़ों में होता है। दूसरा है वर्णी लवक, जो रंग प्रदान करता है अलग अलग जगह। तो इसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, जो लाल, भूरा और अन्य रंग की होती हैं और ये जड़ों में, तनों में और पत्तियों में होती हैं। तीसरा है हरित लवक। हरित लवक जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा ना, क्लोरोफिल। और ये कहाँ मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और ये पत्तियों में होता है, जिसका कि बहुत मुख्य काम होता है प्रकाश संश्लेषण में। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये रंगहीन होते हैं और जड़ में, भूमिगत तनों में भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, क्रोम का मतलब होता है कलर। तो क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन लवक होते हैं, हरे रंग को छोड़कर सभी प्रकार का रंग पाया जाता है। और यह रंगीन भाग जैसे पुष्प में, फल में, बीज में, इन सब में पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और सूर्य की ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण बनाने के लिए इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। और क्लोरोप्लास्ट
प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए कोशिका का रसोई घर इन्हें कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और रसोई घर कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। अगला है क्लोरोप्लास्ट की। अगर हम खास बात करें तो ये भी दोहरी झिल्ली युक्त होता है, और इन झिल्लियों में बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली होती है। जैसे अगर आप देखो तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो, उसमें दो तरह का आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन होता है, और स्ट्रोमा या पिठिका जिसे कहते हैं, यह अंदर की जो झिल्ली है उससे घिरे हुए स्ट्रक्चर, ये जो है आपका अंदर की घिरी हुई झिल्ली का जो है उसके स्ट्रक्चर को पिठिका या स्ट्रोमा कहा जाता है, उसके भीतर के स्थान को। और इसी के अंदर जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे थैलाकॉइड कहते हैं। ये जो है इसे कहते हैं थैलाकॉइड। ये जटिल झिल्लियाँ होती हैं जिसे थैलाकॉइड कहा जाता है। और तस्तरी नुमा थैलाकॉइड सिक्कों के चट्टे के रूप में, जैसे सिक्के एक के ऊपर एक रखे रहते हैं ना, तो उसी की तरह आकृति बनी होती है जिसे हम ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं, और इसी के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, और इसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब अगला हमारा कोशिका का अंग है रिक्तिका, बहुत इंपॉर्टेंट। रिक्तिका अधिकतर इसका काम होता है, कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचनाएं होती हैं जिसे हम रिक्तिका या रसघानी भी कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी लेकिन पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं, और बड़ी रिक्तिकाएं पादप कोशिका का लगभग 90% भाग घेर रखते हैं। जो पादप कोशिकाएं हैं, पौधों की जो कोशिकाएं, उसमें 90% भाग वैक्यूल्स या रिक्तिकाओं का होता है। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। और कार्य क्या होता है? जब अंतःपरासरण होता है, ये कोशिका के अंदर अंतःपरासरण दाब को नियंत्रित करता है, और अपशिष्ट उपापचयी पदार्थों को इकट्ठा करने का कार्य भी, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं बाहर निकालना है जिनको, उनको इकट्ठा करने का कार्य भी कौन करता है? रिक्तिका। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोशिका का अंग है लाइसोसोम, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। तो लाइसोसोम क्या करता है? इसमें पाचक उपकरण होता है, और इसमें पाचक एंजाइम इकट्ठे होते हैं, और ये एक झिल्ली युक्त, ये एकल झिल्ली सिंगल लेयर होता है इसमें, और झिल्ली युक्त पुटिका लाइसोसोम का निर्माण करती है। इसकी कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता, और ये जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका मेन काम होता है डाइजेशन का। अब इसमें एक खास बात क्या है, ये ध्यान से समझ लो। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका को साफ रखना। बहुत बार अलग अलग उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब लाइसोसोम की जो पुटिकाएं हैं वो फट जाती हैं, उसका जो थैली है वो फट जाती है, और उसमें से बहुत सारे पाचक एंजाइम निकल जाते हैं जो अपनी कोशिकाओं को ही पाचन करने लगती है, स्वपाचित करने लगती है। और इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ठीक है, सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली। अब है पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन 100% आता है एग्ज़ाम में, 100% ये एग्ज़ाम में आएगा ही क्वेश्चन। इसको अच्छे से समझ लो। नहीं समझ में आया कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। अगली बार है पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, और अगर डिफरेंस आ गया तो 2 से 3 नंबर का डिफरेंस आ जाता है आपका। तो पादप कोशिकाओं में सबसे पहली अगर बात करें तो एक तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और इनमें जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, आकार और आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति होती है, और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिकाओं की रिक्तिका जो है वो बड़ी होती हैं, लगभग 90% भाग पादप कोशिकाओं का रिक्तिका के द्वारा ही घेर लिया जाता है, और रिक्तिका या तो अनुपस्थित होती है या बहुत ही छोटी होती हैं जंतु कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और कोशिकाएं अधिकतर चतुर्भुजाकार होती हैं, ईंट की तरह से होती हैं, और कोशिकाओं के अलग अलग आकार होते हैं जंतु कोशिका में। अच्छा, गोल्जी उपकरण, ये गोल्जी एपरेटस जो है पूर्णतः विकसित नहीं होता पादप कोशिकाओं में, और जंतु कोशिकाओं या एनिमल सेल में पूर्णतः विकसित होता है। तो ये 6 डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझ लो, एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका।
तो अगर ये देख रहे हो वैक्यूल इसमें कितना बड़ा है, उसमें बहुत ही छोटा वैक्यूल होता है, अगर एक तो होता भी नहीं है। बाकी सारे अधिकतर स्ट्रक्चर सेम रहते हैं। अब अगला है कोशिका विभाजन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दो तरह की कोशिकाएं, कोशिका विभाजन का मतलब कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनना। तो इसमें दो तरह के विभाजन होते हैं, एक समसूत्री और एक गुणसूत्री। तो जब जीवधारियों द्वारा वृद्धि की जाती है कोशिकाओं में, तो कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बननी है, तो मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की जगह पर प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं, और नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। और इसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो प्रकार के विभाजन होते हैं, जिसमें जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो बराबर रह जाएं तो वो कहलाते हैं समसूत्री विभाजन, और जब आधे आधे हो जाए वह कहलाते हैं अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को हम कहते हैं माइटोसिस, हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है माइटोसिस, और अर्धसूत्री को हम कहते हैं मियोसिस। अब जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे समसूत्री विभाजन, और इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसमें मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। मतलब 1 से 2, 2 से 4, तो जो पेरेंट सेल है मातृ कोशिका है वो भी विभाजित हो जाती हैं। और इसमें जो गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या है वो मातृ कोशिकाओं के समान होती है। जितना पुराने कोशिकाओं में होता है उतनी ही नई कोशिकाओं में होता है। और वृद्धि और उत्तक की मरम्मत में सहायता होता है। इसका मेन काम होता है जीव की वृद्धि, और इसी को कहते हैं माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। उसके बाद जहाँ प्रजनन होना है, प्रजनन के जो अंग है, प्रजनन अंगों में जिस तरह का विभाजन होता है और उत्तकों का विभाजन होता है, उसमें वो विभाजित होकर युग्मक बनाती है। युग्मक मतलब जिसे हम गैमीट्स कहते हैं, जो प्रजनन में भाग लेती हैं और निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करते हैं। एक पूरा जो एक सिंगल सेल है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसे एक सेल 2 में डिवाइड होता है, और इसके साथ साथ क्रोमोसोम नंबर, जैसे मान लो अगर इंसान में यहाँ 46 हैं तो 46 ये होते हैं, और जब डिवाइड होता है तो 23 डिवाइड हो जाता है, तो इसमें 23 होता है जो अर्धसूत्री विभाजन में। अब फिर जब निषेचन होता है तो 23 पुरुष का और 23 जब महिला का आता है, तब मिल के फिर दोबारा जो नई संतति होती है उसमें 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो इस तरह से मियोसिस होता है। लेकिन माइटोसिस में क्या है कि इसके भी 46 हैं, और फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इसके भी 46 हैं, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। 23 जोड़े ये 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो मियोसिस है, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ये अधिकतर प्रजनन अंगों में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जब कोई कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित करती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं, और नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी। जो मातृ कोशिका में जितनी है उससे आधी हो जाती है। ये मनुष्यों की बात की, मनुष्यों में 46 होता है क्रोमोसोम संख्या, और उसका आधा हो जाता है 23। और ये नई कोशिकाएं रूपांतरित होकर युग्मक, ये जिसे हम जो गैमीट कहते हैं, उसका निर्माण करती है। तो इस तरह से ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन, और उसके बाद वो है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मियोसिस, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मियोसिस और माइटोसिस। तो इस तरह से आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म। 2 पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हो कि क्वेश्चन आंसर्स करवा दो। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करवा दिए जाएंगे। इसको अच्छे से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। दोनों पार्ट अच्छे से कर लो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट ज़रूर करो कि आपको कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो भी कमेंट करो, कुछ डाउट रह गया तो भी कमेंट करो, और इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।